इमेजिन करो कि आपको बैंक की तरफ से एक ईमेल आती है आपके ईमेल बॉक्स पे दैट आस्क्स यू टू वेरीफाई योर अकाउंट इमीडिएटली। तो क्या आप उस लिंक पर क्लिक करोगे? इसका आंसर डिपेंड करेगा आपका सिक्योरिटी माइंडसेट क्या है। वेलकम एवरीवन, और आज के लेक्चर में हम लर्न करेंगे हाउ सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स थिंक डिफरेंटली फ्रॉम ऑर्डिनरी यूजर्स। इस लेक्चर का गोल हैकिंग टूल्स चलाना नहीं है, गोल है मशीन को देखना, ऑब्जर्व करना। देखो, यू कैन नॉट अटैक और डिफेंड व्हाट यू कैन नॉट सी। सो साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टूल्स के बारे में नहीं है, टूल्स बाद में आते हैं, सबसे पहले आता है सिक्योरिटी माइंडसेट। अब नॉर्मल यूजर पूछता है कि सिस्टम चल रहा है या नहीं, वहीं सिक्योरिटी पर्सन पूछेगा सिस्टम से और क्या करवाया जा सकता है। हर लॉगिन पेज, हर ओपन पोर्ट, हर यूज़र अकाउंट, हर फाइल परमिशन एक पॉसिबल एंट्री पॉइंट हो सकता है सिस्टम के अंदर जाने का। तो हमारा काम सिस्टम को दो नज़रिए से देखना है। एक डिफेंडर की तरह जो प्रोटेक्ट करना चाहता है, और एक अटैकर की तरह जो मिसयूज़ करने का तरीका ढूंढता है। तो इस कोर्स में हम रैंडम सिस्टम्स तोड़ना नहीं सीख रहे, हम ये सीख रहे हैं कि सिस्टम्स ब्रेक कैसे होते हैं ताकि हम उन्हें बेटर वे से डिफेंड कर सकें। साइबर सिक्योरिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन निगोशिएबल रूल है ऑथोराइजेशन। परमिशन के बिना सेम कमांड इलीगल हो सकती है। कोई भी कमांड चलाने से पहले 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछो। क्या ये सिस्टम मेरा है? क्या मेरे पास परमिशन है? क्या मुझे पता है कि ये कमांड क्या करवाएगी, क्या टच करेगी? और साइबर सिक्योरिटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल और पहली स्किल होती है दैट विल बी ऑब्जर्वेशन। अगर हमें सिस्टम दिख ही नहीं रहा तो हम उसको डिफेंड या टेस्ट कैसे करेंगे, अटैक कैसे करेंगे? तो आज का गोल सिंपल है, मशीन को देखना, ऑब्जर्व करना। सिंपल है क्योंकि जो चीज़ आप देख नहीं सकते उसको ना ही आप अटैक कर सकते हो, ना ही आप डिफेंड कर सकते हो। क्विक थैंक्स मेरे मेंटर्स, इंटरनेट और एआई टूल्स, तो उनकी हेल्प से मैंने ये बिल्ड किया है। एंड नाउ लेट्स बिगिन। क्लास ख़त्म होने तक आप ये 6 चीज़ें कर पाएंगे। CIA ट्राइड समझेंगे, सिक्योरिटी एक्चुअली प्रोटेक्ट क्या करती है, अटैक सरफेस का क्या मतलब है, आप एक अपने सेफली साइबर सिक्योरिटी में सेफली लैब कैसे चला सकते हो, लाइनक्स टर्मिनल से कंफर्टेबल आप होंगे, सिस्टम की सिक्योरिटी पोस्चर पढ़ना, कौन यूज़र है, पासवर्ड कैसे स्टोर होता है, और नेटवर्क का अटैक सरफेस, ओपन पोर्ट्स, आप इसमें पहला nmap स्कैन भी करेंगे। तो मेन पॉइंट ये है कि आज के लेक्चर में हम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, आज हम सिस्टम को रीड करना सीखेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल रहेगा। कोई भी कमांड चलाने से पहले यही रूल है, हम सिर्फ वही मशीन स्कैन या अटैक करेंगे जो हमारी अपनी है या जिसकी हमारे पास रिटर्न परमिशन हो। देखो, सेम nmap कमांड लीगल भी हो सकती है और इलीगल भी। डिफरेंस कमांड का नहीं है, ऑथराइजेशन का होता है। सो हम सिर्फ अपनी काली वर्चुअल मशीन, अपने लैब टारगेट जो कि हमने वर्चुअल मशीन्स बनाई होगी, या एक्सप्लिसिटली ऑथराइज सिस्टम्स पर ही कमांड्स चलाते हैं। कॉलेज नेटवर्क हुआ, पब्लिक वेबसाइट हुई, या किसी अनदर स्टूडेंट की मशीन या कोई भी रैंडम होस्ट, हम उस पर नहीं करेंगे। और इंडिया में ध्यान रखना, बिना परमिशन स्कैन करना एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है अंडर IT एक्ट 2000। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपकी मंडे को ये पेड जॉब हो सकती है कि आपने nmap कमांड रन करती है, बट ट्यूसडे को क्राइम हो सकता है। सिंपली डिफरेंस है ऑथराइजेशन, क्या आप ऑथोराइज हो उस सिस्टम को एक्सेस करने के या नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, वी विल ओनली एवर अटैक, स्कैन और एक्सप्लॉइट मशीन्स बी ओन और हैव एक्सप्लिसिट रिटर्न परमिशन टू टेस्ट।
सो साइबर सिक्योरिटी में आपने पहले भी मेनली सुना होगा कि जब भी हम उनकी लैब्स पे वर्क करते हैं तो मेनली हम लोग वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, और जैसे मैं अभी भी इस लेक्चर में भी आपको कहूँगा कि हम काली वर्चुअल मशीन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। सो व्हाट इज़ अ वर्चुअल मशीन? सिंपल है कि ये कंप्लीट कंप्यूटर रनिंग इनसाइड योर कंप्यूटर, या अगर आपका रियल लैपटॉप है इसके अंदर एक और मशीन रन कर रही है, बट वो मशीन सॉफ्टवेयर की बनी हुई है, रियल नहीं है पर बिहेव करती है बिल्कुल रियल मशीन की तरह। उसका अपना प्रोसेसर, अपनी रैम, अपनी हार्ड डिस्क, अपना नेटवर्क कार्ड, सब कुछ वर्चुअल। अब आप इसे यूज़ क्यों करेंगे? वाई वी यूज़ इट? देखो, सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट है कि सेफ सैंडबॉक्स। अगर अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई वायरस रन हो गया, कोई कमांड गलत चल गई, तो कोई टेंशन नहीं है, आपका जो रियल लैपटॉप है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बाहर वाली मशीन हमेशा सेफ रहती है। दूसरा है इंस्टेंट अंडू। इसमें आप स्नैपशॉट लेके रखते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है उस स्नैपशॉट पे आप वापस आ सकते हो, एक क्लिक से वो ओरिजिनल मशीन आपकी वापस आ जाएगी। तीसरा, काली लिनक्स की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, ये एक अटैकर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप चाहेंगे नहीं कि ये सीधा आपका लैपटॉप पे इंस्टॉल हो, वीएम में ये आपका परफेक्टली सेफ है। तो सिंपल इतना सा ध्यान रखना, एक तो कि वीएम एक सेफ सैंडबॉक्स है, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर है, कुछ भी अगर ब्रेक होता है तो वो वही रहता है, रियल कंप्यूटर्स पे आपका कोई असर नहीं पड़ता है। और सिंपल फंडा है कि वीएम एक सेफ सैंडबॉक्स है, इंपॉर्टेंट जो है वो इट इज़ अ सेफ सैंडबॉक्स। तो इसी के अंदर हम लोग काम करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी है क्या चीज़? तो देखो, सिंपल डेफिनेशन में अगर बात की जाए साइबर सिक्योरिटी की, तो ये सिस्टम वही करे जो ऑनर चाहता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। और अटैक का मतलब है सिस्टम को ऐसा काम करवाना जो ऑनर ने इंटेंड नहीं किया हो। सिंपल, कीपिंग इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स डूइंग व्हाट देयर ऑनर इंटेंट्स एंड नथिंग एल्स। तो हमारा काम दो सवालों में सिमट जाता है। पहला, सिस्टम को करना क्या चाहिए, व्हाट इज द सिस्टम सपोज्ड टू डू, और उससे और क्या करवाया जा सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट एल्स कैन बी इट मेड टू डू, और उससे क्या करवाया जा सकता है। तो पहला सवाल डिफेंडर का हुआ, दूसरा अटैकर का। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी में अगर आप बेसिक कोई भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो पहला वर्ड आता है कि CIA ट्राइड। CIA मान लो सिंपली साइबर सिक्योरिटी का ABC है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, A फॉर अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हुआ? सिर्फ ऑथराइज्ड लोग पढ़ सकते हैं। अगर ये ब्रेक हुई, फॉर एग्जांपल डाटा लीक। इंटीग्रिटी का मतलब डाटा जो है वो करेक्ट है और अनमॉडिफाइड या अनअल्टर्ड है। फॉर एग्जांपल, आप पैसे अमाउंट कुछ आप ट्रांसफर कर रहे हो, 100 की जगह 1000 में बदल दिया जाता है, तो दैट्स एन इशू ऑफ इंटीग्रिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम जब रिक्वायर्ड है तब अवेलेबल है, मतलब सिस्टम जब चाहिए तब अप हो। फॉर एग्जांपल, अगर नहीं है, जैसे साइट डाउन है, फॉर एग्जांपल इसमें आप अटैक का में नाम सुनोगे DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, और ये सारे जैसे नाम है DDoS एटसेट्रा, वो आगे आगे लेक्चर्स में हम लोग सारे डिटेल में भी कवर करेंगे, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि ये क्या चीज़ आ गई क्या नहीं आ गई। सो हर कमांड को CIA से कनेक्ट कर सकते हैं। परमिशंस की बात करें तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। फाइल मॉडिफिकेशन इंटीग्रिटी से रिलेटेड है। सर्विसेज एंड पोर्ट्स अवेलेबिलिटी और एक्सपोजर से रिलेटेड है। सो CIA इज जस्ट ABC ऑफ साइबर सिक्योरिटी। C आपका रहा कॉन्फिडेंशियलिटी, I इंटीग्रिटी, A अवेलेबिलिटी। अब अटैक सरफेस क्या है? व्हाट इज द अटैक सरफेस? तो अटैक सरफेस है सिस्टम के सारे पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स
चाहे वो ओपन पोर्ट है, रनिंग सर्विसेज है, यूज़र अकाउंट है, इनपुट फील्ड है, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है, ठीक है, जिनसे अटैक किया जा सकता है या सिस्टम के अंदर घुस सकता है अटैकर। अगर घर का एग्जांपल लें तो हर दरवाजा, खिड़की, रोशनदान अटैक सरफेस का हिस्सा है। तो डिफेंडर और अटैकर की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो डिफेंडर का काम क्या रहेगा, इन अननेसेसरी डोर्स को क्लोज करना, और अटैकर का काम क्या होता है, इन ओपन डोर्स को फाइंड आउट करना और फिर अटैक करना। अब टर्म्स आपने सुनी होगी वनरेबिलिटी, थ्रेट, रिस्क, और कई बार ये कंफ्यूजिंग भी लगती है। तो वनरेबिलिटी का सिंपल मतलब है कमजोरी। फॉर एग्जाम्पल खिड़की का लैच टूटा हुआ है तो वो एक वनरेबिलिटी है। वहीं अगर थ्रेट की बात की जाए तो थ्रेट कोई चीज जो उस कमजोरी का फायदा उठा सके। फॉर एग्जाम्पल आपके खिड़की का लैच टूटा हुआ है तो आपके मोहल्ले में अगर कोई चोर है तो वो उस चीज का फायदा उठा सकता है। तो वनरेबिलिटी वीकनेस हुई। थ्रेट कोई एक्टर या इवेंट है जो वीकनेस एक्सप्लॉइट कर सकता है। रिस्क कब बनता है, रिस्क बनता है जब थ्रेट, वनरेबिलिटी और इम्पैक्ट, ये तीनों चीजें कंबाइन होती है। थ्रेट, वनरेबिलिटी और इम्पैक्ट जब कंबाइंड होते हैं तो आपका रिस्क बनता है। तभी यहां पे आप देख सकते हो स्लाइड में हमने लिखा है रिस्क इज थ्रेट मल्टीप्लाई बाय वनरेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट। देखो अगर कोई कमजोरी है तो कमजोरी से रिस्क नहीं बनता, सिर्फ कमजोरी है दैट्स नॉट अ रिस्क। थ्रेट भी चाहिए और कुछ खोने को भी। थ्रेट है और कुछ खोने को है तो वो कमजोरी एक रिस्क बन गई। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर की भाषा में बोलें कि ओपन एसएसएच पोर्ट वनरेबिलिटी नहीं है बाई इटसेल्फ, लेकिन वीक पासवर्ड प्लस इंटरनेट एक्सपोज्ड एसएसएच प्लस अटैकर, इट इज इक्वल टू रिस्क। अब हम लोग डिफेंड किससे कर रहे हैं, किससे बचा रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं थ्रेट एक्टर्स, जैसे स्क्रिप्ट किडी, साइबर क्रिमिनल गैंग, हैक्टिविस्ट, इनसाइडर, एपीटी, नेशन स्टेट। और इन टर्म्स का आपने नाम भी सुना होगा, खासकर जब से एलएलएम्स का यूज बढ़ा हुआ है तो ये स्क्रिप्ट किडी फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा आपने टर्म सुनी होगी, क्योंकि स्क्रिप्ट किडी है सिंपली कोई भी डाउनलोडेड टूल चला लिया, स्किल नहीं है, सिर्फ थ्रिल के लिए वो काम करे, स्किल सेट उनका बहुत लो है। साइबर क्रिमिनल गैंग आ गई पैसे के लिए, रैंसमवेयर, बैंकिंग फ्रॉड। हैक्टिविस्ट आइडियोलॉजी के लिए साइट को डिफेस करना फॉर एग्जांपल। इनसाइडर हुआ जो अंदर का बंदा, चाहे बदले के भावना से चाहे पैसे के लिए वो डाटा लीक करेगा, और ये सबसे खतरनाक भी होता है क्योंकि उसके पास पहले से ही एक्सेस होता है। तो इनसाइडर अटैकर्स काफ़ी डेंजरस रहते हैं। एपीटी नेशन स्टेट टाइप के अटैकर्स रहते हैं जो कि बहुत ही हाईली स्किल्ड और ये चुपचाप लंबे समय तक काम करने वाले, और इनको फंडिंग भी मिलती है। तो इट्स काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म स्टिल्थी ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं। सो डिफेंस डिजाइन करने से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि हम किस टाइप के थ्रेट एक्टर के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे हैं। एक कॉलेज, लैब, एक बैंक और एक गवर्नमेंट नेटवर्क सेम थ्रेट फेस नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट फेस एग्जैक्टली द सेम थ्रेट मॉडल। सो एज अ डिफेंडर आपको जब भी डिफेंस स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए हम किस टाइप के थ्रेट एक्टर से डिफेंड करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल ही जाएंगे, तो इसलिए लैब सेफ्टी एंड डिसिप्लिन, ये मैंने यहाँ पे स्लाइड डाली हुई कि अभी तो फिलहाल कुछ लेक्चर्स में आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा स्नैपशॉट लेने का, बट आगे फॉर एग्जांपल मालवेयर एनालिसिस होता है जहाँ पे हम लोग डायनामिक एनालिसिस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मशीन्स का स्नैपशॉट लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो इसे एक डेली हैबिट भी आप बना सकते हो, अगर कुछ ब्रेक हो गया तो स्नैपशॉट से इजीली रोल बैक पॉसिबल है। जैसे कि मैंने बताया रियल मालवेयर एनालिसिस में मेनली एनालिस्ट हमेशा स्नैपशॉट लेके रखते हैं। वर्चुअल बॉक्स में जब आप इंस्टॉल करोगे काली वर्चुअल मशीन तो वहाँ पे नेटवर्किंग मोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। तो वर्चुअल मशीन में 3 नेटवर्किंग मोड्स रहते हैं। वन इज योर नेट, होस्ट ओनली, ब्रिज्ड। तो यहाँ पे जैसे इंटरनेट बाय होस्ट हिडन फ्रॉम द लैन, टॉक्स ओनली टू होस्ट और अदर VMs, नो इंटरनेट
और ब्रिज्ड में BM अपीयर्स डायरेक्टली ऑन द कॉलेज वाईफाई या आपके लैन नेटवर्क में। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 3 नेटवर्क मोड्स होते क्या हैं। नेट, होस्ट ओनली और ब्रिज्ड। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करोगे, फॉर एग्जांपल काली BM इंस्टॉल करोगे, तो वहाँ पे नेट मोड होएगा और उसका एड्रेस जो होगा वो 10 पॉइंट समथिंग करके रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो वर्चुअल मशीन नेटवर्क मोड्स मैंने दिखाया है। तो नेट मोड में क्या है, मेनली इन तीनों मोड्स में आपका डिफरेंस रहता है कि इंटरनेट किस तरह से एक्सेस रह रहा है। तो अगर नेट मोड की बात की जाए तो वर्चुअल मशीन डायरेक्टली या इंटरनेट एक्सेस कर रही होगी, बट आप ओवर अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे इस मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई थर्ड मशीन इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएगी। ठीक, तो ये डिफ़ॉल्ट और सबसे सेफ रहता है। जैसे कि मैंने बोला कि BM बाहर नेट पे जा सकती है, पर बाहर कोई BM तक नहीं पहुंच सकता, मतलब बाहर से कोई वर्चुअल मशीन तक नहीं पहुंच सकता। और इसका जो IP होएगा वो इस तरह से 10.0.2 पॉइंट समथिंग जो रहेगा, जो सिंपली वर्चुअल मशीन के अंदर काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अगर अपने घर पे लोकल एरिया नेटवर्क पे भी हैं, तो अपनी अगर कोई थर्ड मशीन है तो उससे आप इस पे SSH नहीं कर पाओगे। तो ये मतलब हुआ कि बाहर से मशीन एक्सेस नहीं कर पाएगी इस मोड में वर्चुअल मशीन को, बट वर्चुअल मशीन इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है। दूसरा हुआ होस्ट ओनली मोड। तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क की तरह है जिसमें होस्ट लैपटॉप और आपकी वर्चुअल मशीन प्राइवेट नेटवर्क शेयर करते हैं, बट इंटरनेट यहाँ पे नहीं रहेगा। इंटरनेट के साथ कोई कनेक्शन रहेगा और ना ही कोई थर्ड मशीन के साथ। अगर ब्रिज्ड की बात करें तो, और हाँ, होस्ट ओनली मोड जैसे मेनली आप यहाँ पे आइसोलेटेड अटैकर विक्टिम लैब जब हम रन करेंगे, और मालवेयर एनालिसिस में भी होस्ट ओनली नेटवर्क हम लोग रखते हैं। तीसरा मोड आता है ब्रिज्ड। यहाँ वर्चुअल मशीन सीधा लैन पे एक और डिवाइस बन जाता है, मतलब लैन पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर आपने SSH के थ्रू इस मशीन को दूसरे अपने लैपटॉप में एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको ब्रिज्ड नेटवर्क मोड रन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी BM नेट पे रहेगी तो आपको इस तरह का IP दिखेगा 10.0.2 पॉइंट समथिंग। और अगर नेटवर्क मोड आपको समझ आ गए तो जैसे जैसे हमारी लैब्स आगे बढ़ेगी तो हम डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्किंग मोड्स भी यूज़ करेंगे। सो अपनी लैब शुरू करते हैं और मैं अब एक्सेस करता हूँ। वेट अ सेकंड। तो यहाँ पे मैं अपनी काली मशीन पे लॉग इन कर चुका हूँ। तो सबसे पहली कमांड है who am I। अगर आप who am I कमांड को देखेंगे तो who am I कमांड क्या बोली कि इट्स प्रिंट्स द यूजर नेम यू आर करंटली लॉग्ड इन एज। और रन करके देख लेते हैं पहले who am I। तो सिंपली who am I क्या बताएगा आपको कि एज अ यूजर आप कौन है। सॉरी, तो अगर डिफेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है, और अगर अटैकर के व्यू से बोले कि तो जैसे ही अटैकर किसी भी मशीन को एक्सेस करेगा तो उसके बाद उसका पहला क्वेश्चन होगा कि वो है कौन, हु एम आई। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसने क्या एक्शन करना है। एक और मैं आपको कमांड बताना चाहूँगा इसमें, यूनेम डैश। तो यूनेम डैश ए क्या बता रहा है, इट गिव्स होस्ट एंड कर्नल कंटेक्स्ट। तो अगर बात करें वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और सिस्टम इंटीग्रिटी चेक्स के लिए तो ये कमांड भी आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आया क्या, लिनक्स काली 6.11.2। तो लिनक्स जो है वो कर्नल नेम है, और कर्नल जो रहता है दैट्स योर कोर प्रोग्राम जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है, राइट। प्रोसेसेस को शेड्यूल करता है, मेमोरी को मैनेज करता है और काफ़ी लो लेवल सिक्योरिटी बाउंड्रीज को एनफोर्स करता है।
काली आपका होस्ट नेम आ गया, मशीन का लोकल नेम। 6.11.2 AMD 64, तो ये आपका कर्नल रिलीज है। फॉर एग्जांपल 6.11.2 कर्नल वर्जन है, एंड AMD 64 मींस ये कर्नल जो बिल्ट हुआ है वो 64 बिट x86 कंप्यूटर्स या x86_64 भी जिनको हम बोलते हैं उनके लिए बिल्ड हुआ है। #1 बिल्ड नंबर है फॉर दिस कर्नल पैकेज। SMP का मतलब होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका सिंपल मतलब है कि जो ये कर्नल है इट कैन यूज मल्टीपल CPU कोड्स एट द सेम टाइम, जो कि मॉडर्न सिस्टम हमारे यूज करते ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है preempt_dynamic, तो ये बताता है कर्नल प्रियम्पशन मॉडल। तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा होगा कि प्रियम्पशन इज कर्नल्स एबिलिटी टू पॉज वन रनिंग टास्क और लेट अनदर टास्क रन। तो करंटली जो टास्क रन हो रही है उसको पॉज कर सकता है और दूसरी टास्क को वो रन कर सकता है, ठीक है। डायनामिक का मतलब हुआ कि कर्नल कैन सपोर्ट डिफरेंट प्रियम्पशन बिहेवियर विदाउट नीडिंग अ टोटली सेपरेट कर्नल बिल्ड। नेक्स्ट आता है आपके पास काली 6.11.2-1 काली 1, तो ये काली's पैकेज्ड बिल्ड नेम है। तो मतलब कि ये बता रहा है कि हमारे पास ये पैकेज्ड बाय काली और डेवियन मेंटेनर्स है। तो जैसे मेरा ओल्ड है 2024-10-15, तो ये कर्नल बिल्ड डेट है, ठीक है। x86_64 आ गया, तो ये हार्डवेयर आर्किटेक्चर रिपोर्टेड बाय द मशीन, तो ये CPU आर्किटेक्चर के बारे में आपको बता रहा है। और GNU/Linux, तो ये आपको बताता है कि ये Linux कर्नल प्लस GNU टूल्स अलाउ करता है। तो जैसे कि मतलब कमांड्स कैट ls एटसेट्रा रन हो पाएंगे। तो बेसिकली ये सिंपली लाइन मशीन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है कि कौन सा कर्नल रन कर रहे हैं, कौन सी CPU फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट एक और कमांड है cat/etc/os-release। तो ये कमांड आपको लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन और वर्जन मेटा डाटा प्रोवाइड करवाता है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्यों है कमांड। अगर हम सिक्योरिटी पैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काइंड ऑफ आइडेंटिफाई कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसलाइन। तो आपके सिक्योरिटी पैचेस, हार्डनिंग गाइडेंस या नोन वनरेबिलिटीज आप इजीली जान सकते हो। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा, राइट। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें, आउटपुट में आ गया नाम, तो ह्यूमन फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नेम आ गया। देन वर्जन आईडी आ गया, जैसे 2025.1, तो ये काली रिलीज स्ट्रीम सीन बाय OS मेटा डाटा। देन वर्जन को कोड नेम काली रोलिंग मीन्स काली अपडेट्स कंटिन्यूसली इंस्टेड ऑफ ओनली थ्रू रेयर फिक्स रिलीजेस, ठीक है। आईडी काली ID_like डेवियन, तो सॉफ्टवेयर काली बिलोंग्स टू द डेवियन फैमिली, ये बता रहा है यहाँ पे। देन होम URL, स्पोर्ट URL एटसेट्रा, ये ऑफिशियल प्रोजेक्ट लिंक्स हैं, राइट। और ANSI कलर बताता है कि इट कंट्रोल्स बेसिकली हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम नेम में बी कलर्ड इन टर्मिनल आउटपुट। तो ये कोई सिक्योरिटी सेटिंग नहीं है। तो सिंपली देखो, आप वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की बात करें तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली और रिलीज कौन सी है, उसके बाद ही आप उसमें वल्नरेबिलिटीज या पैचिंग कर सकते हो। फिर एक सिंपल सी कमांड आ गई डेट कमांड, जो कि आपका बता देता है कि करंट सिस्टम एंड डेट एंड टाइम क्या है। तो अगर डेट कमांड की बात करें तो देखो, टाइम हमेशा ऑडिट ट्रायल्स की बात की जाए या इंसिडेंट टाइमलाइंस की बात की जाए, लॉग को रिलेट करने की बात की जाए, तो डेट कमांड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग आपकी, टाइम एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेडनेसडे यहाँ पे जैसे या सैटरडे जो भी आएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज सैटरडे SAT, तो दिस इज द वीक डे, आपका मंथ कौन सा आ गया, डेट कौन सा आ गया। EDT आ गया आपका टाइम जोन कॉन्फ़िगर्ड जो काली में हुई है, ठीक है। और 2026 आपका ईयर आ गया। देन
नेक्स्ट कमांड आ गई आपकी pwd प्रेजेंट और यू कैन से करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरी स्लैश होम स्लैश काली इज़ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और जो ये स्लैश रहेगा इट इज़ द रूट ऑफ द लाइनक्स फाइल सिस्टम ट्री। होम इज़ वेयर नॉर्मल यूज़र होम डायरेक्टरी लिव्स और काली जो है वो यूज़र्स होम फोल्डर है। तो अगर लाइनक्स की बात की तो ये बहुत एक बड़ा डायरेक्टरी ट्री होता है जो कि शुरू होता है फॉरवर्ड स्लैश जिसको हमने रूट भी कहा, राइट। यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट कमांड हम लोग देखेंगे ls-la। तो आप देख सकते हो यहाँ पे pw was print working directory the folder you are in, ls list files and folders, l long format जिसमें हम permissions ऑनर साइज डेटा एक्सेट्रा सब दिखेगा, /a में हमारी हिडन फाइल्स भी आएंगी। तो करके देखते हैं ls-la। थोड़ा सा इसको इंक्रीज करता हूँ साइज, ओके। तो ls-la क्या करेगा, लिस्ट ऑल फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी विद डिटेल्ड परमिशंस एंड ऑनरशिप। तो ये कमांड एक्सपोज करती है फाइल परमिशंस और ऑनरशिप जो कि आपका डायरेक्टली कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी से रिलेट करता है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टार्टिंग है डी, तो डी बताता है डायरेक्टरी। अगर यहाँ पे डैश है तो दैट मीन्स इट्स अ रेगुलर फाइल, और अगर एल है तो दैट मीन्स अ सिंबॉलिक लिंक। फॉर एग्जांपल दिस वन इज एल, तो एल का मतलब हुआ सिंबॉलिक लिंक, डी का मतलब हुआ डायरेक्टरी, डैश का मीन्स हुआ रेगुलर फाइल। अगले जो 9 कैरेक्टर्स है वो आपका बताता है परमिशंस 3 ग्रुप्स में, ऑनर, ग्रुप और अदर्स। फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्टिंग में देखो DRWX डैश मीन्स डी डायरेक्टरी है, ग्रुप काली है, सॉरी डायरेक्टरी वेयर ओनली द ऑनर हैज रीड राइट एंड एग्जीक्यूट एक्सेस। यहां पे बात की जाए काली, तो काली मीन्स ऑनर काली है, ठीक। ग्रुप काली है, रूट का मीन्स रूट मीन्स ओन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, और डॉट फाइल जैसे डॉट आप ये देख पा रहे हो डॉट बैश अंडरस्कोर लॉग आउट एटसेट्रा, ये आपकी हिडन फाइल्स रहती है जो कि बाय डिफॉल्ट हिडन रहती हैं। तो ये सिंपली कमांड आपकी मिनी सिक्योरिटी ऑडिट बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता लगता है कि हु ऑन्स दिस फाइल, हु कैन रीड इट, हु कैन चेंज इट। नेक्स्ट कमांड की अगर हम बात करें तो परमिशंस, फाइल परमिशन चेंज करने से पहले जो रीड राइट एग्जीक्यूट 3 तरह की परमिशंस होती हैं और 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं लाइनेक्स में। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 3 ग्रुप्स होते हैं, ऑनर, ग्रुप और अदर्स, और इनको परमिशंस को जैसे रीड को 4 से, राइट को 2, एग्जीक्यूट इज़ 1, तभी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने 600 लिखा तो इट्स 4 + 2 6 मीन्स रीड और राइट परमिशन टू द ऑनर। उसके बाद 3 वाले ग्रुप होते हैं, उसके 3 आपके अदर्स होते हैं। तो आप देख सकते हो y600 6 इज इक्वल टू 4 + 2, मतलब ऑनर को रीड और राइट परमिशन दी गई है, 0 मतलब ग्रुप को नथिंग है, 0 मतलब अदर्स को भी नथिंग है। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, टच टेम्परेरी फोल्डर में एक टच कमांड से मैं एक टेस्ट फाइल क्रिएट करता हूँ, देन chmod 600 tmp/test फाइल। अब इसकी परमिशंस देखते हैं, ls-l/tmp/test फाइल। तो फॉर एग्जांपल जो टेस्ट फाइल बनी थी उसको मैंने रीड और राइट परमिशन दी थी, राइट।
तो यहाँ पे किया क्या, मैंने सिंपली एक टेम्परेरी फाइल बनाई और रिस्ट्रिक्ट किया उसे कि ऑनर ही उसे रीड और राइट कर सकता है। एंड देन रिमूव करने के लिए rm/tmp/test फाइल। तो rm कमांड करने के लिए आप लोग रिमूव के लिए आप rm यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कमांड है इट्स cat/etc/passwd। तो कैट कमांड यूज होती है फाइल को प्रिंट करने के लिए, एंड etc पासवर्ड इज द मास्टर लिस्ट ऑफ एवरी अकाउंट। तो बेसिकली ये ध्यान रखना कि इसमें कोई पासवर्ड स्टोर नहीं होते हैं। और हम रन करके देखते हैं पहले, cat/etc/passwd। तो ये डिस्प्ले कर रहा है लोकल अकाउंट रिकॉर्ड सच एज यूजर नेम, यूआईडी, ग्रुप आईडी, होम डायरेक्टरी, लॉगिन शेल। तो मेनली इस फाइल में इट मैप सिस्टम आइडेंटिटीज एंड सर्विस अकाउंट्स, राइट। तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो ये etc पासवर्ड ध्यान रखना लोकल अकाउंट लिस्ट है। और बेसिकली पहले अगर बात की जाए तो ये पासवर्ड हैशेस कंटेन करती थी, बट अब हैशेस जो स्टोर होते हैं वो etc/shadow में रहते हैं। तो हर लाइन पे आपके 7 कॉलन सेपरेटेड फील्ड्स होंगी, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हर लाइन की बात करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस फाइल में हर लाइन 7 कॉलन सेपरेटेड फील्ड्स होंगी। कौन कौन सी फील्ड्स है, यूजर नेम, पासवर्ड, प्लेस होल्डर, यूआईडी, जीआईडी, देन कमेंट, होम डायरेक्टरी, लॉगिन शेल। ठीक, तो यूजर नेम, पासवर्ड, प्लेस होल्डर, यूआईडी, ग्रुप आईडी, कमेंट, होम डायरेक्टरी एंड लॉगिन शेल। जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे, तो लास्ट वाला अगर हम देखते हैं, इसे हम लोग देखते हैं तो काली जो है वो यूजर नेम है, एक्स जो है वो सिंपली प्लेस होल्डर है, मतलब रियल जो पासवर्ड हैश है वो कहीं और जगह है। 1000 इज द यूजर आईडी जो कि यूजली इंडिकेट करता है कि फर्स्ट रेगुलर ह्यूमन यूजर है। 1000 इज द ग्रुप आईडी, राइट। और दिस वन इज द कमेंट, दिस वन इज द आपका जो ये वाला पोर्शन है दैट्स योर होम डायरेक्टरी, और ये आपका होम शेल है। और जहां पे यूआईडी 0 है, देखो यहाँ पे आपने देखा होगा रूट इज 0, यूआईडी इज 0। तो यूआईडी 0 का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कंसेप्ट है, जो भी अकाउंट आपका यूआईडी 0 होगा उसको आप रूट पावर दी हुई है। फिलहाल के लिए इस फाइल में हम इतना ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर आप प्रेजेंटेशन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है वॉच फॉर एनी यूआईडी 0 अकाउंट बिसाइड्स रूट, क्लासिक कॉम्प्रोमाइज इंडिकेटर। मतलब अगर रूट की बजाय किसी और को भी 0 मिला हुआ है तो वहां पे एक कॉम्प्रोमाइज का इंडिकेटर है। एंड अटैकर व्यू क्या है कि एनमोरेट अकाउंट्स देन हंट फॉर अ पाथ टू बिकम। तो अटैकर क्या चाहेगा कि वो रूट बन सके, ठीक है। और डिफेंडर क्या चाहेगा कि भाई रूट हर किसी को ना मिला हो, यूआईडी हर किसी का 0 ना हो। तो अटैकर का व्यू रहेगा कि मेरे को रूट बनना है, और डिफेंडर का व्यू ये रहेगा कि भाई कोई भी अकाउंट अननेसेसरली विद यूआईडी 0 ना हो। मैंने कहा था कि PSW फाइल पासवर्ड्स कंटेन नहीं करती, जो रियल के पासवर्ड्स तो नहीं बट हैशेस फॉर्म में वो रहते हैं आपके etc शैडो फाइल में हेड 3। सूडो सुपर यूजर बनने के लिए हमारे पास कमांड यूज रहती है।
तो हमने यहाँ पे बिकॉज शैडो जो होती है पासवर्ड फाइल दैट्स प्रोटेक्टेड वन, तो आपको सुपर यूज़र यूज़ करना पड़ेगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है प्रिविलेज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव ऑथेंटिकेशन डाटा। तो जैसे आप आउटपुट देख पा रहे हो रूट दिस तो ये एक शेडो एंट्री है फॉर रूट। फर्स्ट फील्ड जो है वो दैट इज द अकाउंट नेम। सेकंड फील्ड जो है वो आपका पासवर्ड हैश और पासवर्ड स्टेटस है। तो स्टार का मीन्स है पासवर्ड लॉगिन इज डिसेबल्ड फॉर दैट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे स्टार है तो दैट मीन्स पासवर्ड लॉगिन इज डिसेबल्ड फॉर दैट अकाउंट। द नंबर 20057, जो ये नंबर आप देख रहे हो 20057, ये है कि डेट ऑफ लास्ट पासवर्ड चेंज। और ये किस तरह से स्टोर होती है, डेज सिंस 1/1/1970, 1 जनवरी 1970 के बाद के दिन काउंट करेंगे तब से कि पासवर्ड लास्ट डेट क्या थी जब चेंज हुआ था। 0 मीन्स नेक्स्ट जो 0 दिख रहा है मिनिमम डेज बिफोर पासवर्ड कैन बी चेंज्ड अगेन। और 99999 मीन्स मैक्सिमम पासवर्ड एज इन डेज। और 7 मीन्स वांट द यूजर 7 डेज बिफोर पासवर्ड एक्सपायरी। तो एम्प्टी फील्ड जो यहाँ पे एम्प्टी फील्ड है, बाकी ये रिप्रेजेंट करती है ऑप्शनल इनएक्टिविटी और एक्सपायरेशन सेटिंग्स। और जो हमने हेड 3 किया वो आपका लिमिट कर रहा है कि जो आउटपुट आएगी वो फर्स्ट 3 लाइंस तक की हमारे पास शो हुए। तो यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंशियलिटी का कंसेप्ट है कि सिस्टम आपका क्लियरली टेक्स्ट पासवर्ड नहीं स्टोर करता है, ये सिंपली स्टोर कर रहा है पासवर्ड वेरिफिकेशन डाटा एंड स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल्स। नेक्स्ट कमांड हम लोग रन करेंगे आईडी। तो आईडी क्या शो करेगा, आपका यूजर आईडी, करंट यूजर आईडी, आपका प्राइमरी ग्रुप एंड सप्लीमेंट्री ग्रुप। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये देखिए तो UID इज इक्वल टू 1000 ब्रैकेट में काली मीन्स आपका जो करंट यूजर है उसका न्यूमेरिक यूजर आईडी 1000 है और यूजर नेम काली है। GID इज मीन्स प्राइमरी ग्रुप आल्सो काली है। आपका ग्रुप्स तो लिस्ट कर देता है कहाँ कहाँ ग्रुप्स मेंबरशिप है। तो ग्रुप्स आर मेनली बंडल्स ऑफ परमिशंस, राइट। देखो 27 सूडो, तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट वन है क्योंकि मेंबरशिप सूडो ग्रुप का मतलब है कि यूजर कैन रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस। तो फॉर एग्जांपल 135 यहाँ पे दिया है वायर शार्क, तो ये अलाउ करता है कि पैकेट कैप्चर रिलेटेड प्रिविलेजेस भी इसको दी गई है। देन वी हैव 138, तो ये आपकी रिलेट करती है वर्चुअल बॉक्स शेयर्ड फोल्डर से। ठीक है, तो यहाँ पे होस्ट और गेस्ट फाइल शेयरिंग भी हो सकती है वर्चुअल मशीन और होस्ट से रिलेटेड। तो देखिए यूजर सिंपली उनके यूजर नेम से पावरफुल नहीं बनेगा, वो बनेगा बिकॉज ऑफ देयर UID, GID एंड ग्रुप मेंबरशिप। तो ये सारा जानने के लिए आप लोग कमांड यूज कर सकते हैं आईडी। नेक्स्ट वी हैव sudo l। तो sudo l क्या करता है देखते हैं, sudo/l। तो इट विल लिस्ट द sudo privileges अवेलेबल टू द करंट यूजर। मतलब ये बताता है कि पोटेंशियल प्रिविलेज एस्केलेशन पाथ्स क्या हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या है। फॉर एग्जांपल हमने अभी ये रन किया तो इसने कहा मैचिंग डिफॉल्ट एंट्रीज शो हुई। तो जो सूडो पॉलिसी बाय डिफॉल्ट दैट अप्लाई टू दिस यूजर, फॉर एग्जांपल env_reset means sudo resets much of the environment before running privileged commands। mail_bad pass means failed sudo attempts may trigger mail/notification behavior on systems configured for it। secure_path defines the command search path used by sudo। use_pty means sudo uses a pseudo terminal which improves logging and reduces some abuse patterns। और इसका मतलब है all कि यूजर काली कैन रन एनी कमांड एज एनी यूजर एंड एनी ग्रुप थ्रू sudo। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट कमांड हम लोग देखेंगे, दैट विल बी IPA। IPA कमांड क्या शो करेगी देखते हैं।
IPA। तो IPA कमांड नेटवर्क इंटरफेसेस, एड्रेसेस और लिंक स्टेट शो करती है। तो इट डिफाइंस द होस्ट नेटवर्क एक्सपोजर। इसे रीड कैसे करेंगे, देखिए LO का मतलब है लूप बैक इंटरफेस। LO मतलब लूप बैक इंटरफेस। तो इसका मतलब सिंपली मशीन इज टॉकिंग टू इटसेल्फ, राइट। 127.0.01 IP वर्जन 4 लूप बैक एड्रेस है, और ये वाला आपका IP वर्जन 6 वाला है। ETH0 एंड ETH1 जो ईथरनेट स्टाइल BM नेटवर्क इंटरफेसेस हैं। अप का मतलब होता है कि आपका इंटरफेस अनेबल्ड है। लोअर अंडरस्कोर अप का मतलब है कि लिंक लेयर इज एक्टिव, मतलब जैसे कि मान लो आपने लैन केबल कनेक्ट की हुई है और वर्चुअल निक आपका अटैच्ड है। देन वी हैव MTU 1500, इसका मतलब है मैक्सिमम पैकेट साइज फॉर दैट इंटरफेस बिफोर फ्रेगमेंटेशन। कुछ टर्म्स आपको कंफ्यूजिंग लग रही होंगी कि फ्रेगमेंटेशन क्या है या पैकेट क्या है या लिंक लेयर क्या है, तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में जब OSI मॉडल भी डिस्कस करेंगे तब भी ये चीज़ें आपके पास आएंगी। लिंक ऑब्लिक ETHER, इथर, लिंक ऑब्लिक इथर का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका है दैट्स योर मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस अगेन आप OSI मॉडल में लर्न करेंगे कि व्हाट इज अ मैक एड्रेस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए iNet इज 192.168.100.183। तो अभी मेरी वर्चुअल मशीन जो है वो ब्रिज्ड नेटवर्क मोड फॉलो कर रही है। तो ये जो है वो आपका वर्चुअल मशीन का IP वर्जन 4 एड्रेस है ऑन द लोकल नेटवर्क, और /24 मीन्स की लोकल नेटवर्क रेंज जो है वो रफली 192.168.100.0 से लेके 192.168.100.255 है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है इस सबनेट के लिए वो 192.168.100.255 है। डायनामिक मीन्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे डायनामिक, तो डायनामिक का मतलब है कि एड्रेस वाज प्रोबेबली असाइंड बाय DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और वैलिड अंडरस्कोर LFT जो आप देख रहे हैं, इस प्रेफर्ड अंडरस्कोर LFT आप देख रहे हैं, तो ये एड्रेस लाइफ टाइम से। तो यहाँ से आपको मेनली IP एड्रेस का पता लग जाएगा, और आज की लैब में तो हम सिंपली लूप बैक एड्रेस दैट इज 127.0.0.1 पे ही कमांड्स रन करेंगे। नेक्स्ट कमांड देखते हैं IP रूट। IP रूट क्या करेगा, तो IP रूट आपका बताता है सिस्टम राउटिंग टेबल। तो बेसिकली ये शो कर रहा है कि ट्रैफिक कहाँ को फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है नेटवर्क रीचेबिलिटी के लिए, सेगमेंटेशन के लिए, अटैक सरफेस एनालिसिस के लिए। तो आप देख सकते हो डिफॉल्ट बाया 192.168.100.1, तो ये आपका डिफॉल्ट गेटवे है। तो अगर काली कोई स्पेसिफिक रूट नहीं जानता तो ये सिंपली इस डिफॉल्ट गेटवे पे सेंड करेगा। DEB ETH1 का मतलब है डिफॉल्ट रूट यूजेस द ETH1 इंटरफेस। आपने देखा था यहाँ पे ETH0 भी इंटरफेस था, ETH1 भी इंटरफेस था। तो यहाँ का मतलब हुआ कि जो हमारे पास डिफॉल्ट रूट है दैट विल यूज ETH1 इंटरफेस। देन सोर्स इज 192. तो आउटगोइंग पैकेट्स ऑन दैट रूट, इस रूट पे जो आउटगोइंग पैकेट है वो ये वाला एड्रेस यूज करते हैं एज अ सोर्स एड्रेस 183, राइट। मैट्रिक 101 जो है ये रूट प्रायोरिटी है। तो लोअर मैट्रिक्स यूजली विन व्हेन मल्टीपल रूट्स कुड मैच। अगर मल्टीपल रूट होते हैं तो जो लोअर मैट्रिक रहेगा वो वाला रूट फॉलो होगा। 192.168.100.0/24 DB ETH1 means machine is in the same local subnet and can be reached directly to ETH1। तो मतलब कोई दूसरा राउटर यूज करने की जरूरत नहीं है, वो सेम सबनेट पे है, लोकल सबनेट पे है। तो आपका कोई सेकंड अनदर राउटर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका सिंपली मतलब है IP रूट जो कमांड है कि अगर मैं कोई पैकेट सेंड कर रहा हूं तो किस दरवाजे से वो पैकेट लीव कर रहा है, वो जानने के लिए हम लोग IP रूट कमांड यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट कमांड देखते हैं कौन सी चलेगी। ओके, sudo ss tulpn, तो रन करते हैं इस कमांड को। उसके बाद देखते हैं कि ये कमांड कर क्या रही है। sudo ss-tulpn। तो ये कमांड आपकी लिस्ट करेगी टीसीपी और यूडीपी सॉकेट्स को। तो इट आइडेंटिफाइज एक्सपोज सर्विसेज एंड प्रोसेसेस बिहाइंड देम। देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, पढ़ने के लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पे नेट आईडी बताएगा कि वेदर, थोड़ा सा इसको अब आई थिंक पढ़ने के लिए ठीक रहेगा। प्रोसेस, ओके। तो नेट आईडी टेल्स कि आपका सॉकेट जो है वो यूडीपी है कि टीसीपी है। अगेन अभी कंफ्यूज मत होना कि यूडीपी क्या हुआ, टीसीपी क्या हुआ। टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। बट हम नेक्स्ट लेक्चर जब हम ओएसआई मॉडल के बारे में भी लर्न करेंगे तब इनको थोड़ा सा रफ सा आइडिया लेंगे कि ये चीजें क्या है। स्टेट लिसन, तो स्टेट लिसन का मतलब क्या हुआ, सर्विस इज वेटिंग फॉर इनकमिंग कनेक्शन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लोकल एड्रेस पोर्ट, अगर आप ये देख रहे हो लोकल एड्रेस पोर्ट, तो कहाँ पे सर्विस लिसन कर रही है। 000/22 है, मतलब SSH इज आल्सो लिसनिंग ऑन ऑल IP वर्जन 6 इंटरफेसेस या IP वर्जन 4 इंटरफेसेस पे भी लर्न कर रहा है। यहाँ पे ये IP वर्जन 4 हुआ। यूजर्स आ गया SSHD PID 770 FD7, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि प्रोसेस कौन सा है जो इस लिसन सॉकेट को ऑन कर रहा है, राइट। तो नेक्स्ट कमांड देखते हैं हम। तो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको लग रहा है पता कि कौन सी पोर्ट ओपन है और क्या वो ओपन करने की जरूरत भी है कि नहीं है, वो क्वेश्चन राइज होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे TULPN का मतलब क्या हुआ। T for TCP sockets, U for UDP socket, L for only listening socket, service waiting, P show the owning process, and N means numeric show port number, just not names. नेक्स्ट कमांड हमारी है पिंग कमांड। तो पिंग कमांड भी रन करके देख लेते हैं। ping-c 127.0.0.1, तो सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ कि सिर्फ 4 पैकेट सेंड करे। तो ये मैं बोल कह रहा हूँ कि 4 ICMP इको रिक्वेस्ट टू द लूप बैक एड्रेस सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपली चेक करता है लोकल TCP IP स्टैक की अवेलेबिलिटी विदाउट टचिंग एनी एक्सटर्नल सिस्टम्स। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास पिंग 127.0. तो 127 आपको पता है लूप बैक एड्रेस है, राइट। 5684 बाइट्स ऑफ डाटा मींस जो ICMP पे लोड है वो 56 बाइट्स का है, एंड द टोटल पैकेट इज 84 बाइट्स इंक्लूडिंग हेडर। तो 64 बाइट्स जो हैं वो दैट्स फ्रॉम 1 to 7 मींस रिप्लाई केम बैक सक्सेसफुली। ICMP अंडरस्कोर सीक्वेंस इक्वल टू 1, ये पैकेट सीक्वेंस नंबर है। TTL इक्वल टू 64, टाइम टू लिव। तो यहाँ पे हमेशा हाई रहेगा क्योंकि लूप बैक एड्रेस है, तो पैकेट किसी राउटर को क्रॉस नहीं करेगा। देन टाइम आ गया 0.088 मिली सेकेंड, तो ये राउंड ट्रिप टाइम है। तो लूप बैक हमेशा एक्सट्रीमली फास्ट होएगा क्योंकि होस्ट को तो इसने लीव नहीं किया। एंड लास्ट में 4 पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 4 रिसीव्ड, 0% पैकेट लॉस मींस लोकल नेटवर्क स्टैक अवेलेबिलिटी लुक्स हेल्दी।
और जो आप लास्ट में RTT, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम, तो ये समराइज करता है लेटेंसी स्टैटिस्टिक्स को। तो पिंग सिंपली एक बेसिक अवेलेबिलिटी टेस्ट रहता है कि कैन दिस होस्ट आंसर एट ऑल और नॉट। और कुछ पोर्ट्स नंबर आपके बर्थ मेंशनिंग है, जैसे SSH के लिए हम 22 यूज़ करते हैं, HTTP के लिए 80, HTTPS के लिए 443, देन DNS के लिए 53 रहता है, MySQL के लिए 3306, RDP के लिए 3389 पोर्ट नंबर यूज रहता है। नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं लूप बैक एड्रेस पे ही nmap कमांड। तो nmap कमांड करता क्या है वो देखते हैं, 127.0.0.1। तो nmap कमांड सिंपली आइडेंटिफाई करेगा लोकली कौन कौन सी पोर्ट्स एक्सपोज्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रन किया तो इसने कहा स्टार्टिंग nmap 7.95, तो ये वर्जन बता रहा है 7.95 वर्जन जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। nmap scan report for local host एंड होस्ट इज अप मीन्स आपका टारगेट रीचेबल है। तो नॉट शोन 998 क्लोज TCP पोर्ट्स, मतलब डिफ़ॉल्ट स्कैन चेक में जो कॉमनली या डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ होती है वो चेक की इसने, एंड मोस्टली वर क्लोज्ड। तो पोर्ट इज़ द पोर्ट नंबर आ गया, स्टेट आ गया कि वो वेदर वो सर्विस एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं, और सर्विस आ गई कि उस पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन कर रही है, राइट। जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए तो फॉर एग्जांपल 22 TCP इट्स ओपन और SSH। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 8081/TCP ओपन ब्लैक आइस आइस कैप, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर के लिए गैस किया हुआ है नाम, जरूरी नहीं है कि यही रन कर रहा होगा। एंड लास्ट में nmap डन 1 IP एड्रेस स्कैन इन 0 पॉइंट, तो ये कंफर्म कर रहा है कि आपका सिर्फ एक टारगेट रन हुआ है। इसका एक और वर्जन है वो भी हम रन करते हैं, nmap/sv-p127.0.0.1। तो अब यहाँ पे देख सकते हो SV हमारा यूज होता है टू डिटेक्ट सर्विस प्लस वर्जन, जो कि हमारे हेल्प करेगा मैप टू नोन CVEs। और P मतलब सारी 65,535 पोर्ट्स को स्कैन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैनिंग का रिजल्ट आ गया हुआ, तो इट स्कैन और TCP पोर्ट्स और लूप बैक और सर्विस और वर्जन भी हमें बताएगा, आप देख सकते हो आउटपुट में। तो स्टार्टिंग nmap अगेन होस्ट इज अप नॉट शोन 6553 क्लोज TCP पोर्ट्स, मतलब दो ही पोर्ट सिर्फ ओपन थी TCP की 22 एंड 8081। तो यहाँ पे देखो पहली बारी में इसने क्या लिखा था इसके लिए, ब्लैक आइस आइस कैप। अब यहाँ पे क्या आया, Nginx। तो इट करेक्ट्स द अर्लियर डिफॉल्ट सर्विस नेम गैस, और पोर्ट 8081 जो है वो एक्चुअली HTTP सर्व्ड बाय Nginx है। सर्विस इन्फो आ गया कि Linux इज nmaps इंटरफेस फ्रॉम सर्विस बिहेवियर। नेक्स्ट हम लोग कमांड करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दो कमांडें थी, हमने पहले SS भी रन किया और nmap भी रन किया। तो SSH जो है दैट्स डिफेंडर्स इनसाइड व्यू, मतलब मेरी मशीन में क्या क्या रन कर रहा है, कौन सा प्रोसेस किस पोर्ट पे रन कर रहा है, कौन सा प्रोसेस कौन सी पोर्ट यूज कर रहा है। और nmap क्या करेगा, अटैकर के आउटसाइड का व्यू है, ठीक है। अटैकर को पता लगेगा भी हाँ जी इस पोर्ट पे ये वाला प्रोसेस रन कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि सेम ही डोर है बट दो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है। देन नेक्स्ट कमांड हम लोग रन करेंगे कैट। कैट आपका जो भी कंटेंट है किसी फाइल में वो डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, cat/etc/hosts। तो बेसिकली इस फाइल में इट डिस्प्लेज स्टैटिक होस्ट नेम टू एड्रेस मैपिंग्स, ठीक है।
तो ये रिवील कर सकता है लोकल नेम्स जो कि आपका राउटिंग में यूज़ हो सकता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है? मान लो अगर कोई अटैकर किसी नेम को मॉडिफाई कर देगा, जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हो कि पॉइजन होस्ट सेंड योर बैंक डॉट कॉम टू माई IP, मतलब बैंक की जगह वो अटैकर अपना IP डाल देता है, तो क्या होगा, आप बैंक की साइट के बजाय उस अटैकर IP एड्रेस पे जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 127.0.01 लोकल होस्ट, जो कि आपका लोकल होस्ट पे नाम पे आ रहा है। काली पे भी मैप कर रहा है, ये आपका वर्जन 6 लोकल होस्ट एड्रेस है। एंड दीज आर आपके मल्टीकास्ट एड्रेसेस फॉर ऑल नोड्स एंड ऑल राउटर्स ऑन द लोकल लिंक। एक और हम कमांड देखते हैं, cat/etc/resolve.conf। तो बेसिकली ये कमांड आपका DNS रिजॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले करवाएगा। तो मतलब काली जो आस्क कर रहा है वो 192.168.100.1 को कर रहा है टू रिजॉल्व डोमेन नेम्स। तो डोमेन नेम करता क्या है, DNS बेसिकली कन्वर्ट करता है नेम्स लाइक example.com है तो उसको IP एड्रेस में। अगर DNS सर्वर malicious और misconfigured है, then system can be redirected even when the user types the correct domain name. Right? तो अगर हम CIA ट्रायड की बात करें, अब जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो फॉर एग्जांपल etcpswd फाइल जो पासवर्ड वाली फाइल थी, या id जो कमांड रन की, या sudo-l हमने रन किया, तो ये क्या बता रहे हैं, हु एग्जिट्स एंड हु हैज पावर, दैट मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी। ch मोड और फाइल परमिशंस, हु कैन चेंज और रीड फाइल्स, मीन्स इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। etc शैडो प्लस हैशिंग, सीक्रेट किस तरह से स्टोर हो रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी। SSN nmap कमांड, ओपन डोर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी लाइव सर्विसेज है, अवेलेबिलिटी प्लस एक्सपोजर। और अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि होस्ट फाइल को पॉइजन किया जाता है तो इट कैन रीडायरेक्ट ट्रस्ट। अगर कोई बैंकिंग की वेबसाइट है और उस पर अटैक का रिजॉल्व होस्ट रिजॉल्व फाइल में अपना IP डाल देता है, तो दैट विल बी एन ट्रस्ट इशू, दैट मीन्स इंटीग्रिटी इशू। आज के लेक्चर में फिलहाल यही, फिर लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे पैकेट्स क्या है, पोर्ट्स क्या है, और OSI मॉडल क्या रहता है प्रैक्टिकली। थैंक यू।